नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी की आंखें अपनी माँ जैसी क्यों होती हैं और मुस्कान बिल्कुल पिता जैसी? ये सब आनुवंशिकता का ही तो कमाल है। आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे हमारे अंदर छुपे छोटे-छोटे निर्देश हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं, है ना? हम सब अपने माता-पिता से कहीं ना कहीं मिलते-जुलते हैं, पर बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी तो नहीं होते। तो फिर इस मिलती-जुलती शक्ल और इन छोटे-मोटे अंतरों के पीछे का साइंस क्या है? यही तो वो मजेदार पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं। फिर हम मेंडल के मशहूर मटर के प्रयोगों को जानेंगे। इसके बाद प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का राज खोलेंगे और समझेंगे कि ये लक्षण आखिर दिखते कैसे हैं। और अंत में लिंग निर्धारण के पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो जो नई पीढ़ी पैदा होती है वो अपने माता पिता जैसी तो होती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर यानी वेरिएशंस भी होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, ये अंतर और भी साफ साफ दिखते हैं। इसका एक बड़ा आसान सा उदाहरण तो हमारे कानों में ही मिल जाता है। कभी ध्यान दिया है? कुछ लोगों के ईयर लोब्स यानी कान का निचला हिस्सा फ्री होता है, मतलब लटका हुआ, और कुछ का अटैच्ड होता है, मतलब सिर से जुड़ा हुआ। ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, एक ऐसा गुण जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलता है। ये छोटा सा उदाहरण दिखाता है कि एक ही गुण के अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि इन गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के नियम क्या हैं? कोई पैटर्न है क्या? इस बड़े सवाल का जवाब हमें 19वीं सदी में मिला ग्रेगर मेंडल के शानदार काम से, जिन्होंने साधारण मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकता की पूरी नींव रख दी। ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ दिया। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से हर पीढ़ी के पौधों का हिसाब रखा, उनकी गिनती की। उस जमाने के लिए ये वाकई एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच था। ओके, तो मेंडल ने किया क्या? बहुत सिंपल। उन्होंने एक लंबा और एक बौना मटर का पौधा लिया और उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब सोचिए क्या हुआ होगा। कमाल की बात यह थी कि पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। बौनापन तो जैसे हवा हो गया, गायब। पर कहानी में ट्विस्ट था। जब इन लंबे पौधों का आपस में पॉलिनेशन होने दिया गया तो जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें बौने पौधे फिर से लौट आए। और पता है कैसे? एक फिक्स्ड रेशियो में, हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा। कमाल है ना? इस हैरान कर देने वाले नतीजे ने मेंडल को एक बहुत ही जरूरी बात समझाई। उन्होंने पता लगाया कि कुछ लक्षण प्रभावी यानी डोमिनेंट होते हैं, जो खुद को हमेशा दिखाते हैं, और कुछ लक्षण अप्रभावी यानी रिसेसिव होते हैं, जो प्रभावी वाले की मौजूदगी में छिप जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में लंबापन हुआ डोमिनेंट ट्रेट। क्यों? क्योंकि वो पहली पीढ़ी में साफ साफ दिखा। और बौनापन हुआ रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि वो पहली पीढ़ी में तो छिप गया था और दूसरी पीढ़ी में जाके ही वापस आ पाया। आनुवांशिकी को समझने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, पौधे का जो बाहरी रूप है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, वो उसकी अंदरूनी आनुवांशिक बनावट यानी जीनोटाइप पर निर्भर करता है। अगर पौधे में लंबेपन के दोनों जीन हैं, टी, तो पौधा लंबा होगा। अगर बौनेपन के दोनों जीन हैं, टी, तो वो बौना होगा। लेकिन सबसे मजेदार केस ये है, अगर एक जीन लंबेपन का टी और एक बौनेपन का टी हो, तब भी पौधा लंबा ही होगा, क्योंकि प्रभावी जीन मतलब टी अपना असर दिखाएगा और छोटे टी को दबा देगा। अच्छा, तो हमने नियम तो समझ लिए, पर यह सब सेल के अंदर होता कैसे है? मतलब एक जीन आखिर किसी ट्रेट को, जैसे पौधे की लंबाई को, कंट्रोल करता कैसे है? चलिए, जीन से लेकर लक्षण तक के इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यह पूरी कहानी शुरू होती है डीएनए से। डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे जीन कहते हैं, असल में एक रेसिपी की तरह है, एक खास प्रोटीन बनाने की रेसिपी। यह प्रोटीन मान लीजिए एक एंजाइम है जो शरीर में कोई खास काम करता है, जैसे कि पौधे की ग्रोथ के लिए हार्मोन बनाना। अगर जीन सही है तो एंजाइम भी सही काम करेगा, हार्मोन बनेगा और पौधा लंबा होगा। लेकिन अगर जीन में कोई गड़बड़ी है तो एंजाइम ठीक से नहीं बनेगा, हार्मोन कम बनेगा और पौधा बौना रह जाएगा। तो इस तरह से जीन हमारे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर लक्षण के लिए हमारे पास जीन की 2 कॉपी होती हैं। एक माँ से मिलती हैं और दूसरी पिता से। और ये जीन कहाँ होते हैं?
ये गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं और हमारी हर एक कोशिका में इन गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। अब इन्हीं बेसिक नियमों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को सुलझाते हैं। इंसानों में बच्चे का लिंग कैसे तय होता है? जी हाँ, ये भी उन्हीं आनुवंशिक नियमों पर ही चलता है। एक टिपिकल इंसान की कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से जो पहले 22 जोड़े हैं वो तो पुरुषों और महिलाओं में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो जो 23वां जोड़ा है वही सारा खेल तय करता है, वही लिंग का निर्धारण करता है। इसी 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। महिलाओं में ये एक जैसा जोड़ा होता है जिन्हें हम XX कहते हैं, जबकि पुरुषों में ये जोड़ा अलग होता है, एक X गुणसूत्र और एक उससे थोड़ा छोटा Y गुणसूत्र, जिसे हम XY कहते हैं। बस यही है वो फर्क। अब देखिए ये काम कैसे करता है। माँ के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं, तो वो अपनी संतान को हमेशा एक X क्रोमोसोम ही पास करती है। लेकिन पिता के पास X और Y दोनों होते हैं, तो अगर पिता की तरफ से X क्रोमोसोम आता है तो संतान बनती है XX यानी लड़की, और अगर पिता की तरफ से Y क्रोमोसोम आता है तो संतान बनती है XY यानी लड़का। इसका मतलब लड़का होगा या लड़की, इसकी संभावना हमेशा 50-50 रहती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है, X मिला है या Y। तो हमने देखा कि कैसे आनुवंशिकता की ये सरल से नियम हमें बनाते हैं। आंखों के रंग से लेकर हमारी लंबाई तक हर एक ट्रेट, हर एक लक्षण के पीछे एक पूरी आनुवंशिक कहानी छुपी है। सोचने वाली बात है ना कि हमारे जीन आखिर कौन सी कहानी कह रहे हैं? नमस्कार। कभी सोचा है कि